हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, हम बीकॉम फर्स्ट ईयर की मनी इन बैंकिंग सब्जेक्ट को पूरी तरीके से कवर कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड के मेरिट्स और डीमेरिट्स। जी हाँ दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड को पूरी तरीके से डिटेल में कवर किया है। आज हम बात करेंगे कि भाई गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड के क्या मेरिट्स थे और क्या डीमेरिट्स थे। आइए शुरुआत करते हैं। The principal merit of gold bullion standard may be summarized as below। अच्छा, एक चीज का ध्यान दीजिएगा, आप सब जब भी आप आंसर लिखिएगा तो ये जरूर लिखिएगा कि भाई मेरिट्स आर एज फॉलोज या डीमेरिट्स आर एज फॉलोज, क्योंकि बोर्ड्स में क्लास 12th में या ग्रेजुएशन में ये चीज बहुत मायने रखती है। आंसर का प्रेजेंटेशन देखा जाता है जिसमें ये चीज बहुत जरूरी है, तो ये लिखना ना भूलें। पहले मेरिट की अगर हम बात करें तो इन्होंने बोला है कि इकोनॉमी इन द यूज ऑफ गोल्ड, since gold coins do not actually circulate in the country। तो गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड में गोल्ड कॉइन एक्चुअली में सर्कुलेट नहीं हो रही थी कंट्री के अंदर। देर इज नो वेस्टेज ऑफ प्रेशियस मेटल, जिस वजह से प्रेशियस मेटल का कोई बर्बादी नहीं था, कोई वेस्टेज नहीं था। क्योंकि अगर हम सोने को सिक्के में कन्वर्ट करके अगर इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट करेंगे तो कुछ समय के बाद उसका वेट लॉस होगा, क्योंकि वियर एंड टीयर में उसका वजन कम होगा। और सोने का अगर वजन कम हुआ, गोल्ड का अगर वजन कम हुआ, इसका मतलब उसकी वैल्यू कम हो गई, तो उसका वेस्टेज हो गया एक हिसाब से। तो इन्होंने बोला कि क्योंकि हम इसे एक्चुअली में सर्कुलेट नहीं कर रहे एक कंट्री के अंदर, तो हम प्रेशियस मेटल के वेस्टेज को बचा रहे हैं। मोर ओवर देर इज नो सेंट परसेंट गोल्ड बैकिंग फॉर पेपर करेंसी। सेंट परसेंट, सेंट का मतलब 100 होता है, और 100% कोई बैकिंग भी नहीं है। ठीक है, आप आपने अगर 1 करोड़ रुपए का अगर आपने गोल्ड का बैकअप रखा है अपने पास, ठीक है, 7 zeros होते हैं 1 करोड़ में, तो आप हो सकता है 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ की आप क्या कर सकते हो, पेपर करेंसी आप इश्यू कर सकते हो। ठीक है, 437, 1 करोड़, हाँ ठीक है। तो इन्होंने आगे बोला गोल्ड दस डज नॉट लाई आइडल इन द रिजर्व्स। तो गोल्ड जो है वो आइडली रिजर्व्स में, जैसे रिजर्व बैंक है, सेंट्रल बैंक है, वहां पे फालतू में पड़े नहीं है। इट कैन ऑन द कॉन्ट्ररी बी पुट टू मोर प्रॉफिटेबल यूजेस। तो हम इसे ज्यादा प्रॉफिटेबल यूज में लगा सकते हैं। इलास्टिसिटी की अगर हम बात करें तो इन्होंने बोला वन ऑफ द एसेंशियल्स ऑफ सेकेंड मॉनेटरी सिस्टम इज द एक्सिस्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी इन मनी सप्लाई। तो भाई ये जो सेकेंड मॉनेटरी सिस्टम इसे कंसिडर किया जाता है, इसकी खासियत ये थी कि यहाँ इलास्टिसिटी था। डिमांड के हिसाब से आप अपने मनी की सप्लाई बढ़ा सकते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे पेपर करेंसी और टोकन कॉइन की बात होती है। तो पेपर करेंसी और टोकन कॉइन को आप जरूरत के हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं। जो गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड था पोजेसेस दिस क्वालिटी इज एन एम्पल मेजर। ठीक है, बहुत अच्छे मेजर के तौर पे गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड में ये क्वालिटी मौजूद थी। इस स्टैंडर्ड के अंदर एज पॉइंटेड आउट अबव, द पेपर मनी इज नॉट सेंट परसेंट कवर्ड बाय गोल्ड, हेंस विद अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन गोल्ड रिजर्व्स a considerable quantity of paper money can be issued by the monetary authority। मतलब आप समझे, इन्होंने बोला मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का गोल्ड का रिजर्व रखा है आपने, और 1 करोड़ पे आप 5 करोड़ इशू कर रहे हैं, 5 करोड़ की आप पेपर करेंसी आप इशू कर रहे हो, तो आपने 10 लाख का गोल्ड रिजर्व बढ़ाया, तो आप कितना इंक्रीज कर सकते हैं, इनटू 5, 50 लाख की पेपर करेंसी, एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पेपर करेंसी को आप इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इलास्टिसिटी हो गया। आगे कह रहे यूज ऑफ गोल्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो भाई क्योंकि आपके सेंट्रल बैंक या मॉनेटरी अथॉरिटीज के पास ये जो गोल्ड है ये आइडली पड़ा नहीं है, इसे पब्लिक की जरूरत या उनके इंटरेस्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है। अंडर गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड, एज वी हैव सीन अबव, gold lies idle in the private reserves and it cannot be put to any profitable use। But under gold bullion standard, gold remains stored in governmental reserves where it can be utilized for public purposes। तो सरकार के पास दिया जा सकता है, सरकार इसे जनरल पब्लिक के मकसद से, पर्पस से यूज कर सकती है। तो ये इसका तीसरा मेरिट है। हमारा चौथा मेरिट है स्टेबिलिटी इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। तो इन्होंने कहा कि सिंस देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गोल्ड, इट इज इजियर टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट्स अंडर द गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड। क्योंकि यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है कि आप गोल्ड का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जितना मर्जी आप उतना कर सकते हो, सरकार ने खुली छूट दे रखी है। तो यहाँ पे जो
एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी है गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड में, उसे मेंटेन करना आसान हो जाता है क्योंकि जरूरत के हिसाब से आप गोल्ड इंपोर्ट करा सकते हो, जरूरत के हिसाब से आप गोल्ड एक्सपोर्ट करा सकते हो। Changes in the demand for exchange can be neutralized through import and export of gold। और तब भी गोल्ड की प्राइसेस बढ़ने और घटने के पीछे वही डिमांड एंड सप्लाई एक रीजन था और आज भी यही है, ठीक है। इसी के बेसिस के ऊपर आप फॉरेन एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज कर सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा ऑटोमेटिक वर्किंग। इन्होंने कहा लाइक द गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड, गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड ऑल्सो वर्क्स ऑटोमेटिकली विदाउट गवर्नमेंटल इंटरवेंशंस। तो इन्होंने कहा कि जैसे गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड था जिसमें हम सोने के सिक्के बना करके एक्चुअली में सर्कुलेट किया करते थे, साथ ही साथ पेपर करेंसी और टोकन मनी भी रहता था, लेकिन ज्यादा जो होता था वो एक्चुअली गोल्ड को हम सिक्के में बना करके यूज करते थे, तो वो था हमारा गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड। और गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड भी गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड की तरह बिना सरकार के, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन, दखल अंदाजी के, ये अपने आप काम करता है, ऑटोमेटिक वर्किंग। जैसे इन्होंने बोला विद द फॉल इन द डिमांड फॉर मनी, जब मनी की डिमांड कम हो जाएगी, पीपल स्टार्ट बाइंग गोल्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो क्वांटिटी है गोल्ड रिजर्व की वो डिक्लाइन हो जाएगी सरकार के पास, ठीक है, क्योंकि लोगों ने खरीद लिया सरकार से, क्योंकि रुपए की जो मतलब जो सरकार ने एक्चुअली में जो मनी मतलब सर्कुलेट की है उसकी वैल्यू घट रही है, तो लोगों ने क्या किया, क्योंकि सरकार ने बोल रखा है कि जब आपको इस पे कोई कॉन्फिडेंस ना है तो आप इसे एक्सचेंज करवा सकते हैं, तो लोगों को जब ये ऐसा महसूस होता है कि मनी की डिमांड कम हो रही है तो उसे जल्दी जल्दी क्या कराते हैं, गवर्नमेंट के पास जाकर के गोल्ड में कन्वर्ट करा लेते हैं। इससे गवर्नमेंट का गोल्ड रिजर्व कम हो जाता है, बट द सप्लाई ऑफ मनी इन सर्कुलेशन ऑल्सो फॉल्स। और सप्लाई ऑफ मनी जो है सर्कुलेशन में वो भी कम हो जाता है क्योंकि लोगों का कॉन्फिडेंस कम हो गया, लोग यूज नहीं कर रहे अब मनी को। Ultimately, reduced supply of money becomes equal to its reduced demand। तो जो सप्लाई ऑफ मनी है वो रिड्यूस डिमांड के हिसाब से रिड्यूस हो जाती है, वो उसकी संख्या भी कम हो जाती है। ऑन द कॉन्ट्ररी, with the rise in the demand for money, the people start selling gold to the government and this gold gets accumulated in reserves। और इसका अपोजिट कॉन्ट्ररी अगर हम बोले तो जब मनी की डिमांड बढ़ती है तो लोग गोल्ड बेच करके मनी को खरीदना शुरू कर देते हैं, मतलब मनी लेना शुरू कर देते हैं, और इससे सरकार के पास वापस गोल्ड का रिजर्व बढ़ जाता है, ठीक है। Consequent upon an increase in gold reserves, the supply of money also increases, thus the supply of money becomes equal to its demand। रिजल्ट वही है, ऑटोमेटिक वर्किंग के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से मनी की सप्लाई भी बढ़ गई और बराबर हो गई। ऑन द अदर वर्ड्स, सॉरी, इन द अदर वर्ड्स, द ऑटोमेटिक वर्किंग ऑफ गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड ensures an equilibrium between the supply and demand for money। ठीक है, तो ऑटोमेटिक वर्किंग जो होता है गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड का, वो ये इंश्योर करता है कि इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए डिमांड और सप्लाई, मनी के डिमांड और सप्लाई के बीच में, ठीक है। तो अगला हमारा है सिंप्लिसिटी। ये जो गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड है ये बहुत सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है। दिस स्टैंडर्ड इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड। इट इज easier for the common man to understand it, beside it is economical in operations। तो एक बहुत सिंपल है, लोगों को बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है और ये बहुत सस्ता भी है, किफायती भी है, आप इसे मतलब एक इकोनॉमी अच्छे से यूज कर सकती है। अगला जो है वो है हमारा ग्रेटर पब्लिक कॉन्फिडेंस। अब पब्लिक कॉन्फिडेंस इसलिए चला आता है क्योंकि सरकार ये एक हिसाब से प्रॉमिस कर देती है कि अगर आपको कभी जरूरत पड़े तो आप इसे एक्सचेंज करवा सकते हैं गोल्ड में, ठीक है। Since the government under this standard is ever ready to convert token coins and paper money into gold at the demand of the public, जो गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड है वो इंस्पायर करता है लोगों को ग्रेटर पब्लिक कॉन्फिडेंस। तो ये थे हमारे कुछ मेरिट्स गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड के। आइए बात करते हैं और जानते हैं कि भाई डीमेरिट्स क्या था। तो डीमेरिट्स में इन्होंने बोला कि इट ब्रेक डाउन एट अ टाइम ऑफ क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब जैसे किसी देश में वॉर हो गया, रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हो गया, ठीक है, तो ये एक तरीके का क्राइसिस है क्योंकि जो मेजर मनी रिसोर्सेज हैं वो वेपन्स खरीदने और बाकी हथियारों में या बाकी चीजों में मिलिट्री को दी जा रही है, जिससे देश में कमी पड़ रही है पैसों की, ठीक है। लाइक द गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड इट इज अ फेयर वेदर फ्रेंड, मतलब जब मौसम अच्छा हो तो काम करेगा, कंडीशंस फेवर में है तो काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। इट इज वेरी ऑफन ब्रेक्स डाउन इन एन इमरजेंसी लाइक वॉर। तो जैसे देश में वॉर जैसे सिचुएशन आते हैं, वॉर हो जाता है तो ये सिस्टम टूट जाता है, खराब हो जाता है, इसका यूज नहीं है फिर।
गवर्नमेंट्स आर ऑफन फोर्स्ड टू अबैंडन इट ड्यूरिंग वॉर टाइम। तो सरकार को फोर्स किया जाता है कि अब ऐसे सिस्टम को, गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड जैसे मॉनेटरी सिस्टम को आप अबैंडन कर दें वॉर टाइम में। अबैंडन का मतलब होता है किसी भी चीज को परमानेंट बेसिस पे छोड़ देना, हमेशा छोड़ दिया आपने हमेशा के लिए। The reason is that the public demand for gold goes up at the time of war and monetary authority does not have in its possession adequate gold stocks to meet the increased demand। तो वॉर के टाइम क्योंकि मनी की वैल्यू नहीं है, लोग क्या करते हैं, क्योंकि सरकार ने बोल रखा है कि गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड में आप टोकन मनी और पेपर करेंसी को आप गोल्ड में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो वॉर की सिचुएशन में लोग अपने सारा पैसा गोल्ड में कन्वर्ट करा लेते हैं। याद रखिएगा कि मनी की वैल्यू टाइम के हिसाब से घटती है और गोल्ड की वैल्यू टाइम के हिसाब से बढ़ती है। ठीक है, तो वॉर के टाइम में लेकिन सरकार के पास इतना गोल्ड का पोजेशन नहीं होता कि वो सारे के सारे मनी को कन्वर्ट करा ले, मतलब जनरल पब्लिक को कन्वर्ट करके गोल्ड दे दे। The government is thus forced to suspend the convertibility of local currency into gold. This standard works in normal times only। ठीक है, तो सरकार ये कन्वर्टेबिलिटी टाइम बीइंग के लिए सस्पेंड कर देती है। जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ था हमारे देश में, इंडिया में 2016 में 8 नवंबर जो डेट थी, उस समय जो उस पूरे महीने में जो सरकार के पास जो पैसे जमा हुए थे बैंक्स में, सरकार ने उन पैसों पे ब्याज नहीं दिया था, इंटरेस्ट किसी को नहीं दिया था, जितने भी समय के लिए वो पैसे बैंक के पास एक निर्धारित समय के लिए, क्योंकि सरकार के पास इतना पैसे नहीं था कि वो पूरा भारत का पैसा जमा कर ले और सबके ऊपर वो आपको इंटरेस्ट दे। तो नॉर्मल टाइम के लिए इस चीज को सस्पेंड करने की बात की जाती है। अगला कहा जा रहा है कि नेसेसिटी ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यहां जरूरत पड़ जाती है सरकार की इंटरवेंशन की अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स। क्रिटिक्स का मतलब जो लोग कमियां निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, अच्छी कमियां भी होती हैं, मतलब अच्छे क्रिटिक्स भी होते हैं, बुरे क्रिटिक्स भी होते हैं। तो इन्होंने बोला नॉर्मली ये जो क्रिटिक्स है ना, ये शॉर्ट कमिंग्स है, आप कमियां निकाल रहे हो। जो गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड है डज नॉट वर्क ऑटोमेटिकली एज द गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड डज। जैसे गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड खुद से काम करता था, क्रिटिक्स के हिसाब से ये जो गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड है वैसे काम नहीं करता। गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड इज इन अ वे a regulated or managed currency system because under this system the government itself manages token money, paper money and gold reserves। तो क्रिटिक्स के हिसाब से सरकार गोल्ड रिजर्व्स को मैनेज कर रही है, पेपर मनी को मैनेज कर रही है और टोकन मनी को मैनेज कर रही है गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड में। Thus, the system cannot function effectively without governmental interventions। तो ये सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम ही नहीं कर सकता सरकार की दखल अंदाजी के बिना, क्योंकि सारी चीजें तो सरकार ही मैनेज कर रही है, रेगुलेट कर रही है। अगला हमारा जो डीमेरिट है वो है अनइकोनॉमिकल। मतलब ये पहले कहा गया था इकोनॉमिकल है, वो कंपेयर करके बताया जा रहा था, यहाँ अनइकोनॉमिकल कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है देखते हैं। अंडर दिस सिस्टम अ लॉट ऑफ गोल्ड लाइज आइडल इन द रिजर्व्स। दिस वेरी गोल्ड कुड बी पुट टू मोर प्रॉफिटेबल यूजेस। अच्छा, इसमें भी क्या था कि हम एक प्रोपोर्शनेट रेशियो में गोल्ड का रिजर्व रख रहे थे अपनी मॉनेटरी अथॉरिटीज के पास। इन्होंने कहा कि भाई वो भी रखने की जरूरत नहीं है, आप उसे प्रोडक्टिव यूज या प्रॉफिटेबल यूज में लगा सकते हैं। मोर ओवर द गवर्नमेंट incurs a lot of expenditure to manage this monetary system, hence इट इज एन एक्सपेंसिव स्टैंडर्ड। तो सरकार बहुत खर्चा करती है इस मॉनेटरी सिस्टम को मैनेज करने के लिए, इसीलिए बहुत खर्चालू सिस्टम है। आज के टाइम में अगर मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं, अगर आप ये वीडियो यहां तक देख रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां तक वीडियो देखते नहीं है, मुझे मालूम है, ठीक है, इंटरेस्ट खो देते हैं, लेकिन अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो ये बात आप जान लीजिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम एमआरएस कहते हैं जो 200 करोड़ रुपए का है, ये मेंटेन करता है, जिसका 115 करोड़ रुपए का गोल्ड रिजर्व है और 85 करोड़ रुपीस का इनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। ये हमेशा, जैसे मान लीजिए आपने गुल्लक ले लिया और भर करके रख दिया, तो ये चीज है, ये भर करके रख दिया। इसके ऊपर इंडिया के पास बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जिसके बेसिस के ऊपर, जिस फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स के बेसिस के ऊपर हमारे देश की सरकार हमारे देश की करेंसी प्रिंट करती है, क्योंकि उतने रुपए का हमारे पास बैकअप है। ठीक है, पूरा का पूरा नहीं प्रिंट करते, ज्यादा प्रिंट कर देंगे तो इन्फ्लेशन आ जाएगा, वो अलग कहानी हो जाएगी। तो इन्होंने यही बात बोली। आखिरी जो है हमारा डिमेरिट वो कह रहे हैं लेस पब्लिक कॉन्फिडेंस।
क्योंकि इन्होंने कंपेयर किया है गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड से, तो ये जो सिस्टम है इंस्पायर्स लेस कॉन्फिडेंस टू पब्लिक। रीजन ये है कि यहाँ पे कोई सोने के सिक्के सर्कुलेट नहीं हो रहे जो कि गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड में एक्चुअली में सर्कुलेट हो रहे थे। तो आपके पास अगर सोने का सिक्का है और सरकार ने टीवी पे आकर के बोल दिया कि भाई ये सोने का सिक्का आज रात 12 बजे से नहीं चलेगा, तो भी आपको क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आपके पास जो सिक्के हैं वो जिस मटेरियल से बने हैं उसकी वैल्यू तो बढ़ ही रही है, उसकी वो वैल्यूलेस तो हुआ नहीं ना। लेकिन यहाँ पे लेस पब्लिक कॉन्फिडेंस इसलिए क्योंकि गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड में पेपर मनी या टोकन मनी, टोकन करेंसी जो थी, टोकन मनी बोलते हैं, इसकी वैल्यू 0 हो गई तो कहानी खत्म। टोकन एंड पेपर मनी आर जनरली कन्वर्टेड इनटू गोल्ड ओनली फॉर फॉरेन एक्सचेंज पर्पसेस, नॉट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। तो ये लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं था। फॉरेन एक्सचेंज पर्पसेस इसलिए क्योंकि आपको फॉरेन से कोई चीज इंपोर्ट करानी है। दोस्तों आई नो वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, इसीलिए इसका एक सेपरेट वीडियो बनाया, उसमें डाल दिया होता तो ये शायद 30-20 मिनट का वीडियो बन जाता। उम्मीद है इस 15 मिनट की वीडियो में आपको पूरे मेरिट्स और डिमेरिट्स क्लियर हो गए होंगे। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।